नमस्कार करते हैं सीबीएसई क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा 5th चैप्टर होने वाला है। क्या बात करेंगे आज? ऑर्गेनिल्स के ऊपर। इसके पहले कुछ ऑर्गेनिल्स देखा था। आज जो बाकी के 3 ऑर्गेनिल्स बच गए हैं, कौन कौन से देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को समझेंगे। फिर देखेंगे प्लास्टिड क्या होती है, कहाँ देखने को मिल सकता है ये, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एंड देन लास्ट में वैक्यूल कवर करने को है। वैक्यूल होता है क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और लेक्चर को एंजॉय करते हैं। आ जाओ। तो बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ये कहां देखने को मिल सकता है? प्लांट सेल में बिल्कुल, एनिमल सेल में बिल्कुल, लेकिन क्या ये बैक्टीरिया में मिल सकता है? नहीं। बैक्टीरिया हमारे होते हैं प्रोकार्योट्स, बैक्टीरिया फंजाई उन सब में आपको देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि एक ऑर्गेनिल है और ऑर्गेनिल बैक्टीरिया वगैरह में एब्सेंट होते हैं। देखते हैं यहाँ पे प्लांट सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ओवल सा ऐसा एक बैग दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, ये वाली मैं मार्किंग कर दूं, ये देखो, ये आपको दिख रहा है ये। एंड देन आपको ये वाला रेडी स्ट्रक्चर, ये वाला ये, तो ये सारे आपके होते हैं, ये वाले होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। एनिमल सेल में है क्या? बिल्कुल है। देखते हैं एनिमल सेल में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, आपको दिख रहा होगा येलोइश बैग, यहाँ भी आपको दिख रहा है इस तरीके का, है ना। ये देखो यहाँ पे येलोइश बैग, ये रहा, ये वाली एंड देन ये वाली। तो ये हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में, प्लांट सेल में। ठीक है, इतना समझ लिया। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं, तो बड़े से देखते हैं, बड़े स्ट्रक्चर में अलग अलग इसकी लेबलिंग करके बताते हैं। तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को जूम कर दिया। ठीक है, दोनों ही किसमें सेम है, चाहे प्लांट सेल या एनिमल सेल की बात करें, इस तरीके दिखेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसकी कुछ लेबलिंग कर दे, किस पार्ट को क्या बोलते हैं और किस पार्ट की क्या फंक्शनिंग है, सब समझेंगे। ठीक है, आराम से देखो यहाँ पे। तो मैं लेबलिंग कर दूं फटाफट से। ये देखो, आपका ये जो होता है, ये वाली, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड देन ये वाली जो आप देख रहे हो, ये फोल्डिंग दिख रहा है, ऐसे 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 फोल्डिंग दिख रहा है। ये जो होती है फोल्डिंग का जो लेयर होता है ऊपर का, ये होता है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया। और भी बहुत सारी चीजें देखने को। और ये जो स्पेस है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस दिख रहा है, ये पर्पल कलर का स्पेस, तो इसी स्पेस को बोलते हैं हम लोग आउटर चेम्बर। कहां लिख दूं मैं? यहां लिख दूं। तो देखो, ये जो स्पेस है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का, इसको बोलते हैं आउटर चेम्बर। आउटर चेम्बर। एंड जो आपका ये दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन, देख लिए, उसमें ऐसे 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 फोल्डिंग आपको दिख रही है। फोल्डिंग के बीच में ये देखो, फोल्डिंग का बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, अंदर वाली पार्ट, ये जो अंदर वाली पार्ट आप देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग इनर चेम्बर। इनर चेम्बर। ठीक है, अब देखो, इनर चेम्बर में एक फ्लूइड हमारा भरा हुआ होता है। ठीक है ना, एक पानी की तरह जो एक फ्लूइड भरा होता है अंदर में, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कहां पे लिखते हैं? यहां लिख देते हैं। ये देखो, अंदर में एक फ्लूइड भरा होता है, किसके अंदर? आपकी इनर चेम्बर के अंदर। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका एक फ्लूइड होता है, याद रखना। उसके बाद आपको दिख रहे होंगे, इसमें कुछ आपको बॉल्स दिख रहे हैं चिपके हुए, है ना, रेड कलर के बॉल्स दिख रहे हैं। ये बॉल्स और कुछ नहीं है बल्कि आपके राइबोसोम्स है। यहाँ पे मार्क कर दूं, ये बॉल्स हमारे क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। देखो और देखते हैं यहाँ पे, इस यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैकिश कलर का, ये देखो होल दिख रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये बेसिकली छेद है, माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे में छेद बना होता है, उसके पूरे सरफेस में है ना, आगे पीछे पूरा पूरा एकदम होल से छोटे छेद बने होते हैं। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पोर। यहाँ पे लिख दो, ये होता है हमारा सिंपल पोर लिख दे रहे हैं, आप समझ जाना ये क्या माइटोकॉन्ड्रियल पोर है। तो इसमें से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल पोर में से आपके सब्सटेंस जो है अंदर बाहर जा रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बाहर आ सकते हैं। ठीक है ना। अब और माइटोकॉन्ड्रिया में एक और चीज होती है, कौन सी? हमारी डीएनए भी होती है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं डीएनए बना दूं इस तरीके का, तो ऐसा 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 आपका डीएनए। और याद रखो, ये डीएनए कैसा होता है? क्लोज्ड, मतलब एक एंड से खुलनी शुरू हुई, ऐसे 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 घूम फिर कर वापस दूसरे एंड में जाकर मिल गई। ठीक है ना, तो ये हमारी क्लोज्ड, यहाँ पे मार्किंग कर दो, तो ये हमारा क्या है? डीएनए। ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहा हूं क्लोज्ड डीएनए। क्लोज्ड डीएनए। अब देखो, आप यहां पे देख रहे हो, हमने राइबोसोम की बात करी। राइबोसोम कहां पर आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया से? इसके पहले हमने देखा था ना, न्यूक्लियस देखा था हमने, जो हमारी सेल है, सेल के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ये सब बात कर चुके हैं पहले। तो आपने क्या देखा था? न्यूक्लियोलस के अंदर जो है क्या बनता है? आरआरएनए, है ना, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड बन रहा होता है। और वो राइबोसोम जो पे बन रहा होता है, वो क्या होता है? न्यूक्लियर पोर से निकल के न्यूक्लियस में जाके चिपक जाता है। और कुछ कुछ आपके वहीं से राइबोसोम्स भी जो है आपके यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पर आ जाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पूरा समझ लिया, किसमें क्या है। थोड़ी और बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल। तो आपने क्या देखा, इसमें डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इसको बोल रहे हैं सेमी ऑटोनोमस। आप देखो यहाँ पर आपको सेमी ऑटोनोमस दिख रहा होगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है, हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी क्या होती है? राइबोसोम। और राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल है आपके प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। क्या बोला मैंने? राइबोसोम क्या बना रहा होता है? प्रोटीन। तो हो क्या रहा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है।
तो 70 से 80% प्रोटीन जो है खुद ही बना लेता है, क्योंकि उसके पास राइबोसोम है, और बाकी की रिमेनिंग कुछ 10-15% जो बच गए हैं उसको उसके लिए डिपेंड करना पड़ता है आपके सेल के न्यूक्लियस पे। ठीक है, तो इसका आपने क्या देखा कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द प्रोटीन वो अपने लिए खुद ही बना ले रहा है, क्योंकि उसके पास राइबोसोम है, और रिमेनिंग कुछ एक आध बचे हुए प्रोटीन जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, आपके सेल के न्यूक्लियस पे। इसीलिए क्योंकि वो डिपेंडेंट है सेल के न्यूक्लियस पे, इसलिए उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस होना मतलब, ऑटोनोमस होना मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब अपने लिए खुद तो बना ही रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है ये डिपेंडेंट है आपके न्यूक्लियस पे भी, तो इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं कि आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपको उसकी भी न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट वहां से लेने के लिए, थोड़ा बहुत प्रोटीन वहां से लेने के लिए। ठीक है, और देखो ये डबल मेम्ब्रेन है, इसको देख लिया। दी आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। आपने क्या देखा, जो आउटर मेम्ब्रेन था वो पोरस था, उसमें छोटे छोटे होल्स बने थे जिनको हमने माइटोकॉन्ड्रियल पोर बोला था। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो आपने क्या देखा था, ऐसे ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर थे, है ना, इनर मेम्ब्रेन में आपके ऐसे ऐसे फोल्ड बने हुए थे। और दिस folds increase surface area for ATP generating chemical reaction which results in ATP production। अब समझते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये देखो इसको समझते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपको यहाँ पे फोल्ड्स दिख रहे थे ऐसे ऐसे, है ना, ये आपके फोल्ड्स दिख रहे हैं, और होता क्या है, ये देखो ये आपके ऐसे 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 आपके फोल्ड दिख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे अंदर में। अब वहां पर क्या बोल रहा है कि आपके इस फोल्ड में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसके केमिकल रिएक्शंस होने से हमारे एटीपी बन रहे होते हैं। ठीक है, मैं समझा दूं आपको अच्छे से इजी वे में। आप जो भी फूड इंटेक कर रहे हो, लेट से आपने कुछ भी खाया, आपने आज चपाती खाई, आपने चावल खाया, आपने कोई फ्रूट खाया, उसमें से क्या है, आपको स्टार्च मिल रहा होता है। स्टार्च क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट है, एक सिंपल आपका आप कह सकते हो शुगर है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च हमारे कार्बोहाइड्रेट जो कि खाने से मिला, उसके बाद क्या होता है, स्टार्च वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक है ना, आपके मुंह के अंदर ही जो है उसको, आपके मुंह के अंदर जो है स्टार्च ब्रेक हो जाता है आपके ग्लूकोज में, एंड देन फर्दर ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरुविक एसिड में। देखो आपको इतना ये सब चीज नहीं समझना है पायरुविक एसिड क्या होते हैं, कैसे बन रहे होते हैं, बस इतना समझ लो कि आपने स्टार्च लिया और वो स्टार्च ब्रेक हो गया ग्लूकोज में, ग्लूकोज फर्दर चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में, और वही पायरुविक एसिड एक ऐसा कंपाउंड बनाता है, एक ऐसा केमिकल बनाता है जो कि आपके इस फोल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। यहां मैं मार्किंग कर दूं तो आपने क्या देखा, ग्लूकोज से बना स्टार्च, स्टार्च से बना पायरुविक एसिड, यहां शॉर्ट फॉर्म में पीए लिख दे रहा हूं, पायरुविक एसिड। उसने एक ऐसा कंपाउंड बनाया जो कि आपके इस फोल्डिंग के ऊपर जाके चिपक गए, फोल्डिंग के ऊपर जाके चिपक गए, और ऊपर जाके चिपक गए वो, उसके चिपकने से क्या हुआ, अंदर में उस फोल्डिंग के ऊपर, सरफेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन हो लेना, बेसिकली एक प्रोसेस चलता है, तो अंदर ऊपर में केमिकल रिएक्शन होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन के होने से वहां पर एटीपी बन जाता है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी जो है हमारा एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, मतलब उसमें से हम एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आपने क्या देखा कि आप इस तरीके से आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा होता है, और एटीपी को हम लोग जो है एनर्जी मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, और देखो यहां पर इसकी बात कर ली हमने, केमिकल रिएक्शन होता है उससे क्या हमारा एटीपी बन रहा होता है, हेंस माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस मतलब क्या, पावर सप्लाई करना, एनर्जी एनर्जी सप्लाई करना। तो सेल के अंदर आपने क्या देखा, सेल है, चाहे प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। उस सेल में जिसको भी एनर्जी चाहिए होगा, इसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बेसिकली फंक्शनिंग करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिल को एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी के लिए क्या करेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कांटेक्ट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया उनको जो है एटीपी प्रोवाइड कर देगा, और एटीपी में से क्या है, वो एनर्जी ड्राइव कर लेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से उनको एनर्जी मिल जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखना, आगे बढ़ते हैं, चलो अब बात करते हैं फंक्शन। आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या कर रहा है, एटीपी बना रहा है, एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल, उसमें से एनर्जी सबको दे रहा है वो। तो यहां देखो क्या लिखा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज। जो मैंने बात करी थी आपको, जो आपका सेल होता है, सेल के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी के लिए वो कांटेक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया उसको एटीपी प्रोवाइड कर देता है। जिस भी ऑर्गेनिल, मतलब जिस भी ऑर्गेनिल है वहां पे जहां भी केमिकल रिएक्शन होने हैं, तो वहां पे एटीपी प्रोवाइड कर दिया, और एटीपी मिलने से वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिल अपना फंक्शनिंग, अपना काम कर पाता है, केमिकल रिएक्शन वहां पे हो पाती है। ठीक है ना, और देखो इस तरीके से हमारा बॉडी भी जो है, हमारे बॉडी को भी एटीपी की जरूरत पड़ती है, जिस तरीके से सेल को जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी की, उस तरीके से पूरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को भी जो है, हमारे ऑर्गन्स को या ऑर्गन सिस्टम की बात करें, हर एक चीज को एटीपी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, अगर आप कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा दौड़ रहे हो, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूं, मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं, तो बोलने के लिए, कोई फिजिकल वर्क करने के लिए, कुछ चीज को धक्का मार रहे हो, कुछ चीज को खींच रहे हो, कुछ चीज को उठा रहे हो, ऊपर नीचे गिरा रहे हो, इसमें क्या है, बेसिकली आपने कुछ वर्क करा, मैकेनिकल वर्क करा, और काम करने के लिए आपको पता है एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं हो तो काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो एनर्जी हमको चाहिए, और कहां से मिलेगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोवाइड कर देगा, वहां से हमको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है ना, और देखो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ये तो हमने देख लिया था। उसके बाद अपना डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, और राइबोसोम होने के कारण वो क्या बना पाता है, वो प्रोटीन बना पाता है। लेकिन पूरा 100% प्रोटीन नहीं बना पाता है, कुछ एक आध आपको जो है 10-15% प्रोटीन के लिए उसको डिपेंड करना पड़ता है, किस पे, उसको डिपेंड होना पड़ता है न्यूक्लियस, आपके सेल के न्यूक्लियस पे। ठीक है ना, इसलिए उसको सेमी ऑटोनोमस ही बोलते हैं। और देखो आगे बढ़ते हैं,
अब यहाँ पे प्लास्टिड की बात करते हैं, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया खत्म, इतना ही था उसमें, ठीक है ना। अब देखते हैं प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड भी एक हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिल है जो बस प्लांट सेल के अंदर होता है। पहले आपको बता दूं प्लास्टिड दिखता कहाँ है, ये देखो, तो आपके प्लांट सेल, ये आपका प्लांट सेल ही तो है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर यहाँ पे ये देख रहे हो, ये ग्रीन स्ट्रक्चर, यहाँ मार्किंग कर दो, ये वाली, ये देखो, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये वाली, तो ये सब जो है प्लास्टिड होते हैं। ये बस प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। ऐसा क्यों, आप अभी देखोगे प्लास्टिड्स की अभी हमें दो टाइप देखने की है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक और होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट का एक और टाइप होता है क्लोरोफिल, ठीक है, एक और टाइप होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के होने से हमारा जो प्लांट है, प्लांट के लीव में, प्लांट के पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस चल रहा होता है, जिससे क्या खाना अपना, जो आपके प्लांट है अपना खाना खुद ही बना पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको उनको जो है प्लास्टिड की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम क्या खाना खुद बनाते हैं क्या, नहीं बनाते हैं। हम लोग कैसे हैं, वी आर कंज्यूमर्स, वी आर हेट्रोट्रॉप्स। हम लोग खाना नहीं बनाते, हम लोग बस खाना कंज्यूम करते। बनाने का काम कौन करता है, प्लांट करता है। और खाना बनाने के लिए जब तक प्लास्टिड उसको ना मिले, तो प्लास्टिड नहीं मिलने से खाना नहीं बना पाएंगे, इसलिए बस आपके प्लांट सेल में प्लास्टिड देखने को मिलता है। और देखो आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर थोड़ा प्लास्टिड का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गे। जो आपके प्लांट्स होते हैं या जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, कौन से ब्लू ग्रीन एल्गे की बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा, आपको जो पॉन्ड होता है, स्टैग्नेंट पॉन्ड वगैरह, उसमें आपने देखा होगा कि ग्रीनिश कलर का एक परत जम जाती है ना। आप ये देखे होंगे लेक वगैरह के पॉन्ड के ऊपर एक ग्रीनिश कलर का आपका लेयर जम जाता है। तो ग्रीन ग्रीन जो लेयर आप देख रहे हो, तो आपका कुछ नहीं होता है, बल्कि एक ब्लू ग्रीन एल्गे ही होता है। और ब्लू ग्रीन एल्गे में भी आपकी प्लास्टिक होती है, और आपके प्लांट में भी प्लास्टिक होती है, ठीक है ना। प्लास्टिड आपका देखो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल है। अभी अभी स्ट्रक्चर दिखाएंगे आगे, बस इतना समझ लो। अभी प्लास्टिड आपका डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल है, और साथ साथ वो सेमी ऑटोनोमस है। वही बात आ गई सेमी ऑटोनोमस की। इसका मतलब जैसे सेमी ऑटोनोमस सुन लिया, तो इससे सुनते प्रोटीन का ख्याल आया कि इसके अंदर भी प्रोटीन बन रही है, लेकिन पूरा 100% नहीं बन रहा है, 70-80% बन रहा है। बाकी के प्रोटीन्स के लिए इसको डिपेंड करना पड़ रहा है किस पे, सेल के न्यूक्लियस पे, ठीक है ना। अभी देखेंगे, और देखो यहाँ पे लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके डीएनए और राइबोसोम थे, इन द सेम वे प्लास्टिड के अंदर भी आपके डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। इतना कंफ्यूज नहीं करते, थोड़ा इसको मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई देता हूँ। ये देखो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा प्लास्टिड का। इसके मैं पहले लेबलिंग कर दूं किस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो लेबलिंग कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। यहां पर देखो, देखते हैं कि ये प्लास्टिड है हमारा, इसमें कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। तो ये जो देख रहे हो, ये होती है हमारी प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन। दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है आउटर और एक इनर। और ये वाली जो होती है अंदर वाली, ये देखो ये, तो ये होती है हमारी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। और क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर आपका एक फ्लूइड भरा होता है। ये देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ग्रे कलर का, ये बेसिकली एक फ्लूइड है। और उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, यहां पे मार्किंग कर दूं, इस फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इस तरीके ऐसा ऐसा ऐसा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आपको दिख रहे हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको ग्रेना बोलते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं ग्रेना, यहां पे लिख दे रहा हूं ग्रेना, ठीक है। दिस ऑल आर नोन एज ग्रेना। तो आपने क्या देखा, ये प्लास्टिड का बेसिकली स्ट्रक्चर है। और अगर बात करें इसमें क्या क्या होता है, प्लास्टिड में आपकी डीएनए तो होती है। तो यहाँ पे मैं डीएनए बना दूं इस तरीके से कहीं पे, ये लो, तो ये मैंने बना दिया डीएनए। और ये कैसा डीएनए है, क्लोज्ड डीएनए। ये डीएनए कैसी है, ऐसा, इस तरीके से क्लोज्ड है, ये ओपन एंडेड नहीं है। ओपन एंडेड डीएनए कहां होती है पता है आपको, ओपन एंडेड डीएनए होती है हमारी प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर, है ना। जो आपकी, जो बेसिकली आपके यूकैरियोट्स होते हैं, जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें आपकी ओपन एंडेड डीएनए होती है। लेकिन आपका प्लांट जो है वो यूकैरियोट तो है, यूकैरियोट होने के बावजूद आप देख रहे हो प्लास्टिड के अंदर आपका ओपन एंडेड डीएनए नहीं है, इसमें क्लोज डीएनए। क्लोज डीएनए कहां देखने को मिलती है, पहले बात कर चुके हैं। क्लोज डीएनए आपको देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, वहां आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी हमारा प्लास्टिड जो कि एक आपका देख रहे हो आप, क्या है आपकी यूकैरियोट है। यूकैरियोट होने के बावजूद इसमें आपकी क्लोज डीएनए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। यहाँ पे आपको इस तो देखो, इस तरीके से जो ना ऐसे 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 बहुत सारे राइबोसोम्स आपके स्ट्रोमा के अंदर फैले होंगे। ये सब क्या है, मैं मार्किंग कर दूं, ये सब आपके हैं राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा प्लास्टिड का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ग्रेना। उसके बाद फिर आपने डीएनए देखा, राइबोसोम देख लिया, सब कुछ देख लिया। आगे बढ़ते हैं चलो। और सेमी ऑटोनोमस है, क्यों, क्योंकि देखो राइबोसोम आपको दिख लिया, तो राइबोसोम है मतलब राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन जो है प्लास्टिड कंज्यूम करेगा 70-80%, बाकी डिपेंड होना पड़ेगा उसको सेल के न्यूक्लियस पे, ठीक है। आगे देखते हैं चलो। अब यहां पर प्लास्टिड हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो प्लांट को वेरियस कलर प्रोवाइड करता है। क्या बोला मैंने, क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा
प्लास्टिड है जो कि कलर्ड पिगमेंट प्लांट को प्रोवाइड करता है। तो आपने देखा होगा अलग अलग आपको कलर्स के फ्रूट दिखते होंगे ना, पीले कलर का फ्रूट, रेड कलर का फ्रूट, फिर आपको दिख रहा होगा अलग अलग कलर से आपके फ्रूट दिखते हैं। इस तरीके से आपके फ्लावर की भी बात करें तो अलग अलग पिंक, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग तरह तरह के रेड वगैरह आपको फ्लावर्स दिखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें आपके क्रोमोप्लास्ट होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस होता है, एक ऐसा प्लास्टिक जो कि कलरलेस है, और ये आपका फूड स्टोर करने का काम आता है। ये दोनों को समझाते हैं अच्छे से, देख लो यहाँ पर। अब देखते हैं क्रोमोप्लास्ट क्या होती है। क्रोमोप्लास्ट ऑफ प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंट सिंथेसिस। तो ये क्या कर रहा होता है? ये भी आपके प्लास्टिड का एक टाइप है ना, और ये पिगमेंट को बना रहा होता है। किस तरीके की पिगमेंट आप देख रहे हो? कैरोटीन दिख रहा है आपको, ज़ैंथोफिल दिख रहा है और क्लोरोफिल दिख रहा है। अब ये कैरोटीन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि बेसिकली आपका, आप बोल सकते हो ऑरेंजिश येलो टाइप का होता है। आपने कैरेट देखा है ना, आपने गाजर देखा है, फिर आपने टोमेटो की बात कर ले है ना आपके, तो आपने देखा होगा उसमें जब कलर होते हैं ऑरेंजिश येलो टाइप के थोड़े होते हैं, उसमें कैरोटीन पाया जाता है। ज़ैंथोफिल की बात करें, ये कहाँ देख सकते हैं? तो एक ऐसा पौधा, एक ऐसा प्लांट जिसको काफी समय से सनलाइट नहीं मिल रहा है, उसको प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं मिल पा रहा है, तो क्या है, हल्का सूख सा जाता है और वो ग्रीन होने के बजाय हल्का पेल येलो कलर का हो जाता है। आई गेस आपने उसको देखा होगा। तो उसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ज़ैंथोफिल होता है, इसलिए वो हल्का पेल येलो कलर का हो जाता है। और क्लोरोफिल की बात करें तो ये हमारे जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपने आसपास दिख रहे हो, उन सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है क्योंकि वो ग्रीन है। ठीक है, और देखो दे गिव डिस्टिंक्ट कलर टू डिफरेंट फ्रूट्स। आपने क्या देखा कि क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? अलग अलग फ्रूट्स को, आपने देखा होगा अलग अलग कलर्स के फ्रूट होते हैं आपके, अलग अलग कलर्स के फ्लावर होते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स भरे हैं क्रोमोप्लास्ट के। ठीक है, और देखते हैं आगे यहाँ पर। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्लावर्स, अलग 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 कलर्स के फ्लावर दिख रहे हैं आपको। ऐसा क्यों है अलग अलग कलर्स? क्योंकि इसमें क्रोमोप्लास्ट भरे पड़े, अलग अलग पिगमेंट के क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट समझिए, क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट का एक स्पेशल टाइप है। क्या बोला मैंने? क्लोरोप्लास्ट आपका क्रोमोप्लास्ट एक स्पेशल टाइप है। इसमें हो क्या रहा होता है? क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो आपने क्या देखा? जो क्रोमोप्लास्ट था उसमें हमने तीन पिगमेंट की बात की। कौन कौन सी? हमने जो उसमें है कैरोटीन देखा, ज़ैंथोफिल देखा और क्लोरोफिल देखा। तो वो क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होती है, तो वैसे क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और देखो यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। हो क्या रहा होता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट आपकी होती है, आपको पता चल गया क्लोरोप्लास्ट जो है आपकी ग्रीन कलर की पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका होता है क्लोरोफिल, ये आगे डिस्कस करेंगे ये सब चीजें। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर अभी क्लोरोफिल होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस करवाने में। अभी फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स की बात करें, वो अपना खुद का खाना बना रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये सब आगे और देखेंगे चीजें। और देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल है, इसी कारण वो येलो कलर का है। इसके साथ साथ अलॉन्ग विद दिस उसके पास कुछ येलो और ऑरेंज कलर के भी पिगमेंट्स होते हैं, वो सब पे भी बात करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखो आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, इसमें आपको ग्रीन प्लांट दिख रहा है, साथ साथ उस ग्रीन लीफ के पास आपको दिख रहा होगा एक नॉन ग्रीन लीफ जो कि आपका येलोइश ऑरेंज कलर का है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें आपका क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल के अलावा उसमें जो है कुछ येलो ऑरेंज कलर के पिगमेंट है। ऐसा क्यों हो जाता है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा बाद में। ठीक है, तो आपने देख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं क्लोरोप्लास्ट होती क्या है। क्लोरोप्लास्ट की बात कर ली हमने, अब वो दिखता कैसा है? तो मैंने क्या करा, मैंने जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं मेरे, उसके लीफ को मैंने क्या करा, लेट से मैंने लीफ का जो है छोटा छोटा सा स्लाइस कट करा, छोटा सा पार्ट कट करा, और उसको माइक्रोस्कोप में काफी जूम करके देख रहे हैं। तो उसको माइक्रोस्कोप में काफी जूम करके देख रहे हैं, क्योंकि आपका प्लांट है, प्लांट के सेल जो है आपको पता है कि ऐसे ऐसे हेक्सागोनल टाइप के होते हैं। इसको पहले किसने देखा था? आपने देखा था सबसे पहले हमारे जो रॉबर्ट हुक ने भी इस चीज को देख रखा था। ठीक है, कि हेक्सागोनल टाइप के आपके जो है ये बने रखे हैं सेल्स है। और आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं बता दूं, इसके अंदर आपको कुछ डॉट्स दिख रहे हैं ना ग्रीनिश कलर के, ये देखो, ये सारे आपको अंदर में जो है, यहाँ मैं मार्किंग कर दूं तो ये वाली ये कुछ आपको धब्बे दिख रहे हैं अंदर में, और ये बेसिकली क्या है आपका ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो लीव है मेरे पास, लीव का एक सेल निकाला, बेसिकली लीव का छोटा सा स्लाइस मैंने कट करा और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा बहुत ही अच्छी तरह से जूम करके। तो मेरे को जैसा सेल लाइक स्ट्रक्चर हेक्सागोनल पैटर्न देखने को मिला। हेक्सागोनल क्या आपके सेल है, और सेल के अंदर आपको एक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की बात करी गई है, आपको दिख रहा होगा आपके टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपकी एक डायग्राम बनी रखी है। इसको मैंने बताया था कब? जब प्लास्टिड डिस्कस करा था, याद करो, जब प्लास्टिड बताया था तो प्लास्टिड में जब डायग्राम मैंने बना के लेबलिंग करी थी तो ये दिखाया था। तो ये जो आपका प्लास्टिक बताया था उस समय, प्लास्टिड की स्ट्रक्चर, तो प्लास्टिड बेसिकली क्या था? क्लोरोप्लास्टिक था। आपको मैंने बता रखा है ना कि आपकी आपकी जो प्लास्टिड है वो दो टाइप की होती है, क्रोमोप्लास्ट और आपका ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या देखा था हमने? क्लोरोप्लास्ट। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? आपकी क्लोरोप्लास्ट की है। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। वहां पे तो लेबलिंग कर दी थी, यहाँ ज्यादा बहुत लेबलिंग नहीं करेंगे, बस कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, आपने उसके अंदर ग्रेना दिखा था, है ना, आपको मैंने बता रखा था जब लेबलिंग की थी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले या ये वाले या ये वाले, इनको क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं।
और ग्रेना आपका जो है प्लूरल फॉर्म है, मतलब ये इकट्ठे बहुत सारे जो है साथ में ग्रेना कहते हैं, लेकिन इसमें से अगर एक पीस को मान लो बाहर निकाला जाए तो वो सिंगुलर फॉर्म को क्या बोलेंगे, ग्रेनम। तो मैंने क्या करा, एक पीस को बाहर निकाला और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये ग्रेनम है आपका, दिस वन इज योर ग्रेनम। ग्रेनम और ग्रेनम जो है बहुत सारे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर को जोड़ जोड़ के बना होता है, आपको दिख रहा है ये ग्रेनम जो है, इसमें बहुत सारे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक ऐसे लगे पड़े हैं, और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं थाइलाकॉइड, यहां मार्क कर दूं, इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है। अब क्या हो रहा होता है, अब मान लो इस थाइलाकॉइड के पीस को यहां मैंने दिखा रखा है, ये आप देख रहे हो, ये आपका थाइलाकॉइड को मैंने क्या करा, जूम करके आपको दिखाया, और थाइलाकॉइड के आपको एक ग्रीनिश कलर के कुछ आपको पैचेस दिख रहे हैं, ऊपर में ऐसे धब्बे दिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये आपके क्लोरोफिल है। हाँ बिल्कुल, मैं यहां मार्किंग कर दूं, ये ग्रीनिश पैच जो आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है। ठीक है। अब देखो हो क्या रहा होता है, मैंने आपको पहले बात कर रखा है कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपकी ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, जिसमें वो अपना खाना बना रहे होते हैं। तो बेसिकली करता है क्या क्लोरोफिल, एक तो इसका काम ये है कि प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, साथ ही साथ इसका एक और बहुत बड़ा फंक्शन है कि ये सनलाइट को ट्रैप करता है, आपके पत्तों के अंदर जो है सनलाइट को ट्रैप करता है। बेसिकली आपको पता है कि पत्ते के अंदर जो है, बेसिकली द लीव्स ऑफ द प्लांट्स नोन एज किचन, उसके अंदर खाना बन रहा होता है पत्तों के अंदर, तो वहां पे सनलाइट को ट्रैप करना पड़ता है, तो क्लोरोफिल जो अच्छे से ट्रैप कर लेता है, और सनलाइट को ट्रैप करने के बाद वो उसको चेंज कर देता है, सनलाइट को चेंज कर देता है आपकी केमिकल एनर्जी में। ठीक है, आपके जो है सोलर एनर्जी सन से मिल रही है, उसको चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में, और वही केमिकल एनर्जी बाद में काम आ रहा है इसको कार्बन डाइऑक्साइड और आपके वाटर इसको तोड़ने में। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा होता है, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो आपका जो है आपके जो प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आपके जो है सॉइल के अंदर से अंडरग्राउंड से आपकी क्या है, जड़ों के थ्रू, रूट्स के थ्रू वो पानी सक कर रहे होते हैं। तो CO2 भी मिल गया, H2 भी हो गया, और आपको सनलाइट भी मिल गया, आपको क्लोरोफिल ने सनलाइट ले लिया, तो इसको सनलाइट भी मिल गया, यहाँ पे मैं सनलाइट लिख दूं, सनलाइट भी मिल गया, और इसके प्रेजेंस में क्या बना रहा होता है, आपका बना रहा होता है एक शुगर, एक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे उसको मैं फॉर्मूला लिख दूं, C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, और इसके साथ साथ आपका जो है ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रहा होता है, जो कि प्लांट के लिए तो काम का नहीं है, लेकिन हमारे के लिए बहुत काम का है। ठीक है ना। तो अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते तो क्या हमें ऑक्सीजन मिलता, नहीं मिल पाता, और अगर ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाते तो आपके जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, इस प्लेनेट पे। तो फोटोसिंथेसिस होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए क्लोरोफिल का होना भी बहुत जरूरी है। देख लिया, क्लोरोफिल क्या है, बेसिकली ग्रीन पिगमेंट है, साथ साथ ही आपके सनलाइट को ट्रैप कर रहा है, और वो सनलाइट को चेंज कर रहा है केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी फर्दर काम आ रही है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपके वाटर, H2O क्या है, वाटर है, इनको मिलाकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने में। तो ग्लूकोज जो है वो प्लांट खुद कंज्यूम करता है, बेसिकली कुछ खाना उसने बना रखा है तो वो खुद तो कंज्यूम करेगा, खुद तो खाएगा, तो ग्लूकोज जो है वो थोड़ा बहुत खुद कंज्यूम करेगा, और ऑक्सीजन को स्टोमाटा से बाहर निकाल देगा। स्टोमाटा बेसिकली आपके लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे कि आपकी गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सब कुछ देख रखा है। अब देखो कितनी बार क्या होता है ना, तो आपको मैंने बात कर रखा है कि प्लांट के अंदर अगर लीफ के अंदर क्लोरोफिल है तो वो हरे कलर का है। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होते रहता है, जैसे जैसे वो एजिंग होता है, उसकी एजिंग होती है, बूढ़ा होते जाता है प्लांट। तो आपने देखा होगा कि जो बूढ़े प्लांट होते हैं, जिनकी बहुत उम्र से वो एजिंग हो रही है, तो उनके हरे पत्ते जो है धीमे धीमे कर करके अब वो येलोइश कलर के होने लगते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा उनके हरे पत्ते जो है येलोइश कलर के होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जो ये थाइलाकॉइड होते हैं ना, ये सारे स्ट्रक्चर देख लो, ये थाइलाकॉइड समय के साथ साथ जैसे जैसे उनकी एजिंग होती है, ये थाइलाकॉइड का जो लेयर है ये टूटने लगता है, ये थाइलाकॉइड का लेयर है ये टूटने लगती है, बहुत कमजोर हो जाती है। तो ये इस तरीके से यहां से टूटने लगती है सारी की सारी, और टूटने से क्या होता है, आपका क्लोरोफिल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि थाइलाकॉइड के ऊपर क्लोरोफिल है। तो अगर थाइलाकॉइड डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो रही है, तो क्लोरोफिल अब बन जाता है रिसेसिव ट्रेट। तो जब तक आपका प्लांट यंग था उस समय तक आपकी डोमिनेट कौन कर रहा था, तब तक डोमिनेट मतलब राज कौन कर रहा था, तब तक क्लोरोफिल राज कर रहा था। लेकिन जैसे प्लांट बूढ़ा हो गया, अब क्लोरोफिल के पास उतनी शक्ति बची नहीं, वो अपना पावर लूज कर रहा है, तो वो रिसेसिव बन जाता है। और अब कौन डोमिनेट कर जाता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि आपके क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल के साथ साथ और भी पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, आपको येलो कलर की और ऑरेंज पिगमेंट बता रखा है। बेसिकली वो सब क्या है, आपके कैरोटीन वगैरह, ये ठीक है ना, कैरोफिन, ज़ैंथोफिल, ये सब वगैरह है। तो आपके क्लोरोफिल बन जाता है रिसेसिव, और बाकी जो आपके कलर्स होते हैं, बाकी पिगमेंट वो कर जाते हैं डोमिनेट, उसमें पावरफुल बन जाते हैं। तो ग्रीन कलर छिप गया और बाकी के येलो और ऑरेंज कलर डोमिनेट कर गए, इसलिए आपका ग्रीन प्लांट जो है टर्न कर जाता है हल्का धीमे धीमे कर करके आपके येलोइश ग्रीन कलर। यहाँ पे आप देख सकते हो
देखो आपको एक ग्रीन प्लांट दिख रहा है और उसके जस्ट नीचे में देखो आपको एक ऐसा प्लांट है जिसमें कुछ आपके हरे हरे पैचेस दिख रहे हैं और उसके साथ साथ येलोइश पैच भी दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हरा कलर जो है धीमे धीमे कर करके वो खत्म हो रहा है, उसकी पावर खत्म हो रही है और जो बाकी के पिगमेंट्स है येलोइश पिगमेंट ऑरेंज पिगमेंट वो अब डोमिनेट कर राज करना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट की एजिंग हो रही है और उसका क्लोरोफिल जो समय के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि थाइलाकोइड डिस्ट्रॉय हो रहा है। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट समझते क्या होता है। तो पहले हमने क्या देखा, हमारे पास जो है प्लास्टिड है। प्लास्टिड के दो कंपोनेंट देखे, एक हमने देखे क्रोमोप्लास्ट और एक दिखा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा है? क्रोमोप्लास्ट बेसिकली एक कलर्ड पिगमेंट है जो प्लांट के वेरियस पार्ट को कलर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे उसके फ्लावर को, उसके फ्रूट को, तो इन सब पार्ट को कलर प्रोवाइड करता है। फिर हमने क्या देखा कि ल्यूकोप्लास्ट समझाते, ल्यूकोप्लास्ट ऐसी प्लास्टिड है जो कि होती है कलरलेस और इसका काम क्या है? कलर प्रोवाइड करना नहीं, इसका काम है फूड को स्टोर करना। आपके कुछ फूड मटेरियल जैसे आपके दिख रहा होगा यहाँ पे स्टार्च हो गए, ऑयल हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो ये सब कुछ ऐसे आपके मटेरियल्स है, कुछ फूड मटेरियल्स जो कि प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। तो ये कहां पर स्टोर होते हैं? आपके ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। अब बोलोगे ये ल्यूकोप्लास्ट कहां देखने को मिल सकता है? तो ल्यूकोप्लास्ट आपको प्लांट के उस पार्ट में देखने को मिल सकता है जो कि कलरलेस होते हैं। अब आप सोचो प्लांट का कौन सा पार्ट कलरलेस होता है? तो उसके जो जड़ होते हैं ना, नीचे में जो रूट्स होते हैं वो आपके कलरलेस होते हैं। तो रूट्स में आपके पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट और वहीं पे आपके जो है ये स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ये सारी चीज आपकी स्टोर रहती है। देखो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बना रखा है ल्यूकोप्लास्ट का, आपको दिख रहा होगा। जैसे वहां पे हमने क्या करा था, क्लोरोप्लास्ट दिखाने के लिए मैंने एक लीव लिया, उसके ऊपर के छोटे से पतले से स्लाइड को काटा, स्लाइस को, एंड देन उसको माइक्रोस्कोप में दिखाया। इन द सेम मैंने क्या करा, रूट जो है, जो आपके प्लांट के रूट है, उसमें छोटा सा पीस को कट करा और उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, इस तरीके से जूम करके, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको जो हेक्सागोनल पैटर्न दिख रही है, हेक्सागोनल पैटर्न आपके सेल्स है और सेल्स के अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे धब्बे दिख रहे हैं, पैचेस दिख रहे हैं। वो आपके पैचेस क्या है? बेसिकली आपके ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट दिखाई जा रही है आपको। और देखो ये कलरलेस होते हैं, इसके देखो अंदर में कोई कलर नहीं है, दे आर कलरलेस। उनका काम क्या है? बस कि फूड मटेरियल को, जैसे आपके ऑयल हो गए, फिर आपके जो प्रोटीन्स वगैरह हो गए, इन सबको स्टोर करने का काम बस वो करते हैं, ठीक है। बस इतना ही काम करते हैं। आगे देखते हैं, आ जाओ। अब आपके ल्यूकोप्लास्ट अगर स्टार्च स्टोर कर रहा है, वो क्या कर रहा है? बेसिकली आप देख रहे हो कि फूड मटेरियल स्टोर कर रहा है। तो अगर ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करेगा तो उसका एक स्पेशल नाम दिया गया, उसको बोलेंगे एमाइलोप्लास्ट। अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो उसको बोलेंगे प्रोटीनोप्लास्ट। और अगर आपका ल्यूकोप्लास्ट फैट स्टोर कर रहा है, फैट बोलो या लिपिड बोलो, अगर वो स्टोर कर रहा है तो उसको बोलेंगे इलायोप्लास्ट। ये तीन तरीके के हमारे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट, ठीक है। इसको आप देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वैक्यूल क्या होती है। हमारा लास्ट लेक्चर है आज के, हमने बात करा था तीनों ऑर्गेनिन देखने की बात करी थी। तो एक हमने माइटोकॉन्ड्रिया समझ लिया, प्लास्टिड समझ लिया। अब देखते हैं वैक्यूल क्या होती है। वैक्यूल आपके प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। आपने क्या दिखा था इसके पहले, हम प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड बस हमारे प्लांट सेल में होते हैं, लेकिन वैक्यूल प्लांट और एनिमल दोनों सेल में होते हैं। और ये वैक्यूल कहाँ होता है? चलो आपको मार्किंग करके दिखा दूं। तो ये आपका प्लांट सेल मैंने बना रखा है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बड़ा सा एक स्ट्रक्चर, ये वाली, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये आपकी होती है वैक्यूल। ये प्लांट सेल का वैक्यूल है। और यहाँ पे आपको एनिमल सेल दिख रहा होगा। एनिमल सेल में वैक्यूल कहाँ दिख रहा है आपको? ये देखो यहाँ पे मार्किंग करके दिखा दूं। ये सारे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये वाली या ये वाली बोल दो, ठीक है। फिर ये वाली आपको दिख रही है, ये वाली। तो ये सारी क्या होती है आपके? ये आपके एनिमल सेल के ये वाले वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो, प्लांट सेल में बस एक ही वैक्यूल है लेकिन वो काफी बड़ा है। एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं लेकिन छोटे छोटे साइज के होते हैं, ठीक है ना। तो एज कंपेयर टू प्लांट सेल, एनिमल सेल के वैक्यूल छोटे होते हैं लेकिन वो नंबर में ज्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ डेफिनेशन देखते हैं थोड़ी सी वैक्यूल की। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो बेसिकली वैक्यूल करता क्या है, वैक्यूल कहां पर होता है वो तो देख लिए। अब सेल के अंदर वैक्यूल की फंक्शनिंग क्या है, तो बेसिकली आपके सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर करके रखता है। जैसे मैं प्लांट सेल की बात करूं, जो प्लांट सेल का वैक्यूल है वो आपके जो है 50 से 90% तक आपका जो है, आपके लोग बोल सकते हैं लगभग 80-90% तक वो पानी से बना हुआ है। बिल्कुल, आपने जो वैक्यूल देखा प्लांट सेल में, उसमें मोस्टली आपका वाटर ही भरा रखा है। और वाटर के अलावा जो आपके 10-15% कुछ बच गए, उसमें आपको जो है कुछ आपके कुछ सॉल्ट देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ आयंस देखने को मिल जाएंगे, कुछ प्रोटीन्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे कॉम्पोजिशन इकट्ठे क्या कहलाते हैं? सेल सैप। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। तो सेल सैप क्या होता है? बेसिकली वाटर कंटेंट है ना, उस आपके वैक्यूल के अंदर वाटर कंटेंट अलॉन्ग विद दी अदर स्टोर्ड मटेरियल, जैसे आपके आयंस हो गए, आपके सॉल्ट्स हो गए, ठीक है ना, प्रोटीन्स हो गए। ये सारे इकट्ठे क्या कहलाते हैं? सेल सैप कहलाते हैं। देखो ऊपर में क्या लिखा रखा है,
द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम। तो आपका जो ये वैक्यूल है प्लांट सेल का वो बहुत बड़ा होता है साइज में, वो इतना बड़ा होता है कि लगभग वो आपके सेल का 50 से 90% वॉल्यूम कवर कर सकता है। बिल्कुल वो इतनी बड़ी होती है साइज में कि आपका 50 से 90% आपके प्लांट सेल का वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन ये चीज एनिमल सेल में लागू नहीं होती। एनिमल सेल में जो है वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं लेकिन नंबर में ज्यादा होते हैं, ठीक है। और उसमें भी जो है आपके एनिमल सेल में भी बात करें तो वैक्यूल्स के अंदर आपका मोस्टली पानी भरा रहता है, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ और कुछ में इसमें प्रोटीन्स वगैरह उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, प्रोटीन्स, आयरन, सॉल्ट वगैरह वहां भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ बात करेंगे मेनी सब्सटेंस इंक्लूड अमाइनो एसिड, शुगर एंड सम प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। जैसे मैंने बात कर रखा है कि वाटर कंटेंट के साथ उसमें आपको एसिड्स वगैरह, फिर आपको प्रोटीन्स, फिर शुगर्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं और देख लो यहाँ पे। अब बात करते हैं वैक्यूल की फंक्शनिंग क्या है। तो एक तो हमने देखा कि वैक्यूल की फंक्शनिंग किसके केस में, किसके केस में देखा हमने, प्रो आप यूकैरियोट के केस में। अभी जो बताया मैंने एनिमल सेल या प्लांट सेल, ये हमारे कैसे, ये हमारे यूकैरियोट्स होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ वैक्यूल किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करी गई। जैसे आपकी अमीबा दिया गया है, यहाँ पे आपका अमीबा, आपको पता है अमीबा जो है आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो एक ही सेल से बना होता है। तो अमीबा के अंदर वैक्यूल की क्या फंक्शनिंग है कि जो वैक्यूल होता है अमीबा के अंदर, वो फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। देखो मैं आपको समझा दूं, जब हमने अमीबा देखा था, अमीबा का स्ट्रक्चर मैंने पहले बता रखा था आपको, तो आपने क्या देखा, अमीबा आपका फेगोसाइटोसिस, आपका एंडोसाइटोसिस कर रहा होता है। तो उसके दौरान क्या होता है, फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस करने से वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, चाहे आपका वो कोई वायरस हो या आपका बैक्टीरिया हो, एक स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर बना के उसको अंदर ले लेता है। ये बात हमने पहले कर रखी है। और जब अंदर लेता है तो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोम्स वगैरह छोड़ के, ये सब बात कर रखी है। तो लाइसोसोम छिड़क के उसको डाइजेस्ट कर देता है, थोड़ा बहुत तो उसको कंज्यूम करता है, और जो बाकी जो कंज्यूम नहीं कर पाया उसको बाहर निकाल देता है। और बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते थे, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। सब बात कर रखी है हमने। तो आपने क्या देखा कि वो बेसिकली जो फॉरेन पार्टिकल अंदर आ रहे हैं उसको वो डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्ट जब हो गया तो कुछ देर तक जो है उसको वो फूड मटेरियल, फूड आइटम को अंदर स्टोर रखता है। और स्टोर कहाँ रहती है, आपकी वेसिकल के अंदर, ठीक है ना। आपका अमीबा के अंदर वेसिकल होता है, वेसिकल में आपकी जो है फूड पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका ये बैक्टीरिया हो सकती है, वायरस हो सकती है, वहां पे स्टोर रहती है। तो आपने क्या देखा कि वैक्यूल आपका क्या कर रहा है, वैक्यूल आपके अमीबा के अंदर फूड आइटम को स्टोर कर रहा है, जो कि उसने एंगल्फ किया है थ्रू एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अगर बात करें अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे हमने अभी बात करा अमीबा, वो भी आपकी यूनिसेलुलर है। साथ साथ अगर बात करें और भी ऑर्गेनिज्म, जैसे आपके पैरामीशियम हो गए, ठीक है ना, फिर आपके बैक्टीरिया वगैरह हो गए, तो इन सब में क्या होता है, वैक्यूल्स आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द सेल। तो जैसे आपके बैक्टीरिया की बात करें या फिर मैं आपकी पैरामीशियम की अगर बात करूं, तो उन सब में क्या कर रहा होता है, आपका वैक्यूल एक स्पेशल फंक्शन के साथ आता है। वो क्या कर रहा होता है, अगर आपके सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया, एक्सेस वाटर अगर आ जाए, है ना, आपने देखा कि सेल के अंदर आपकी पानी आ सकती है, बिल्कुल हमने ये सब बात ऑस्मोसिस में कर रखी है ना। आप ऑस्मोसिस का लेक्चर देख लेना मेरा, वहां मैंने बात कर रखा है किस तरीके से सेल के अंदर पानी आ रहा होता है। तो अगर ऑस्मोसिस वगैरह अगर होती है, अगर सेल के अंदर पानी आ जाता है, और अगर बहुत ज्यादा पानी का अगर वाटर कंटेंट अंदर आ जाए, इसे के कारण क्या होता है कि सेल प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। इसे कारण एक्सेस वाटर को बाहर निकालनी पड़ती है। और इस एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में इस किसकी रोल होती है, बहुत बड़ी इसमें योगदान होती है आपकी वैक्यूल की। साथ साथ आपका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर एक्स्ट्रा बन गया हो सेल के अंदर, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का भी काम आपका वैक्यूल कर रहा होता है। किसी केस में ये बात कर रहे हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामीशियम और बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा वैक्यूल का फंक्शन समझ लिया। तो हमने वैक्यूल का फंक्शन यूकैरियोटिक सेल, जैसे हम एनिमल सेल, प्लांट सेल के अंदर किस तरीके से काम कर रहा था वो बात करा, और किस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल काम कर रही होती है वो हमने समझ लिया। तो लेक्चर को यहीं पेंट करते हैं। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिज थे सारे हमने कवर कर ली। पिछले लेक्चर देख के आना, उसमें कुछ ऑर्गेनिज की बात करी थी। इस लेक्चर में भी हमने जो काफी सारे ऑर्गेनिज की बात करे हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अभी खत्म हो गया है, ऑर्गेनिज खत्म हो गए। अभी हमारे सेल डिवीजन बाकी है, एक और लेक्चर आएगा किसका, सेल डिवीजन का। इसके बाद वही बात करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।